मार्केट में, तो हम एपीआई से शुरू हुए। तो एपीआई के बारे में अब हमें पता चल गया। तो एपीआई क्या थी, अब पूरा का पूरा फोकस आज की जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो किस पे चल रही है, वेब सर्विसेज पे। तो वेब सर्विसेज की जब बात आई तो वेब सर्विसेज भी एक टाइप का ये एपीआई है। इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ सॉप। तो सॉप का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। व्हाट डज इट मीन? और रेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी टेढ़ा इंटरव्यूअर ऐसे ही पूछता है, भाई फुल फॉर्म बता दो। याद रखो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सॉप का मतलब हो गया सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है। जब बात हम किसी प्रोटोकॉल की करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रूल होता है, गाइडलाइन होती है, प्रिंसिपल होता है, हमें वही फॉलो करना होता है। और इसके पीछे कोई प्रोटोकॉल नहीं लिखा है, इसका ये कुछ कैसे भी यूज करना। तो नाम से ही दोनों में डिफरेंस है। और 2002 में जब सॉप इंट्रोड्यूस हुआ तो ये पूरा का पूरा इसका आर्किटेक्चर डिफाइन किया गया कि ये किस वे में बनेगा, कैसे एक्सेसिबल होगा, और इसके पीछे पूरा गाइडलाइन और प्रिंसिपल सेट किया गया। तो इसके साथ फिक्स हुआ कि ये सिर्फ एक्सएमएल बेस्ड ही होगा। तो जो भी एपीआई होगी वो सिर्फ एक्सएमएल में होगी, और इसका पोस्ट मतलब इसका मेथड जो एक्सेस करने का होगा वो क्या होगा, पोस्ट। इसकी टेक्नोलॉजी फिक्स होगी। तो एक्सएमएल होगा, रिक्वेस्ट इसकी सिर्फ एक्सएमएल में हो सकती है, आउटपुट भी हमें एक्सएमएल में देगा, और टेक्नोलॉजी इसको मतलब एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करेंगे, पोस्ट। और किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एचटीटीपी। तो ये टर्म्स यूज होते हैं हर एक एपीआई में। ऐसे ही जब 2004 में रेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो रेस्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई मार्केट में। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि रेस्ट जो हो गया ये एक्सएमएल बेस्ड ही नहीं रहा। तो रेस्ट को हम एक्सएमएल में भी कर सकते हैं, जेसन में भी कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में कर सकते हैं। तो आप HTML फॉर्मेट में भी एक्सेस कर सकते हो, या इमेज के फॉर्मेट में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ये एक्सेस हो सकता है। तो किसी भी फॉर्मेट में इसको एक्सेस किया जा सकता है, और ये भी टोटली बेस्ड ऑन किया था एसटीडी। तो जब सॉप आया तो सॉप का आर्किटेक्चर थोड़ा सा रूल बेस्ड था। तो रूल बेस्ड होने की वजह से सारी कंपनियां इसको उस समय स्टार्ट तो कर दी। अब रूल बेस्ड होने का मतलब हो गया कि अगर आप कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है उसको डेवलप करने में, लेकिन सिक्योर भी होता है। तो जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस मोस्टली आज के डेट में हैं, बैंकिंग, वो आज भी सॉप यूज़ करती है। जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पैसे का ट्रांजैक्शन है, सिक्योरिटी चाहिए, तो आज भी वो सोप यूज कर रही हैं। और बाकी अदर जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं कि जैसे शॉपिंग कार्ट, जिससे प्रोडक्ट दिखाना, बेचना, ये करना, वो करना, हर जगह पे क्या यूज होता है, रेस्ट। तो ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 90% जहाँ पे यूज हो रहा है, तो 90% लोग क्या यूज कर रहे हैं, रेस्ट। और 10% लोग सोप यूज कर रहे हैं। और धीरे धीरे रेस्ट इतनी तेजी से चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। अब आ गया है मार्केट में तीसरा कंसेप्ट, माइक्रो सर्विसेज, जिसके बारे में मैं आगे आऊँगा। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जब आया तो वो धीरे धीरे सॉप को खा जा रहा है। तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि सॉप बिल्कुल बंद हो जाएगा। रेस्ट में ही माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर यूज करके हम सिक्योरिटी लेयर बढ़ा के चीज़ों को अलग मॉड्यूल बना बना के एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। बट ओवरऑल मार्केट किस पे डिपेंड है, रेस्ट पे। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें कहाँ करना चाहिए, रेस्ट पे, क्योंकि मार्केट में रिक्वायरमेंट ज्यादा रेस्ट की है। बट सॉप को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बेस है। क्योंकि अगर बैंकिंग में जाना है तो सॉप को भी, दोनों चलते एक ही तरीके से हैं, टेस्ट एक ही तरीके से होते हैं। क्योंकि सॉप में भी एक्सएमएल बस है, रेस्ट में एक्सएमएल जेसन ज्यादा है। मतलब एक्सएमएल कम है, जेसन फॉर्मेट में ज्यादा एक्सेसिबल होता है। तो बट एक्सएमएल फॉर्मेट में भी तो चलता है। तो इसलिए अगर आपको रेस्ट आती है तो सॉप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो सिर्फ सॉप की हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
ठीक है, और टेस्ट करने का तरीका सेम। तो आपको ये भी पता चल गया कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, मार्केट में कितना यूज हो रहा है, अब इनको टेस्टिंग हमें करनी की कैसे है। तो इसके लिए अब टूल कौन कौन से मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो कुछ टूल होते हैं जिनको हम बोलेंगे मैनुअल टेस्टिंग टूल। मैनुअल टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, ऑटोमेशन के लिए कौन से टूल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और मिक्स कौन से हैं, मतलब कौन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग में सबसे पुराना, रिलायबल और ओपन सोर्स ही है मान लो, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल कौन सा है। सबसे पुराना और आज तक चलता हुआ टूल वेब सर्विसेज टेस्टिंग के लिए SoapUI है। SoapUI 2005 तक नहीं, 9 तक सिर्फ ये SOAP रिक्वेस्ट के लिए था, रेस्ट API की टेस्टिंग नहीं करता था, क्योंकि पुराने लोग समझ पाएंगे, मैं तो पुराना हूँ ना। लेकिन बाद में उसने रेस्ट भी यूज़ किया। अब आज के डेट में SoapUI में SOAP और रेस्ट दोनों कर सकते हो, बट पहले ऐसे नहीं था। तो SoapUI नाम ही उसका रखा था कि SOAP की टेस्टिंग करने के लिए था। लेकिन उसने मार्केट के ट्रेंड्स को देखा कि रेस्ट इतनी तेज़ी से यूज़ हो रहा है, तो उसने एबिलिटी डेवलप किया। तो सबसे पुराना टूल और रिलायबल टूल क्या है, SoapUI। दूसरा सबसे ज़्यादा जो यूजफुल टूल है वो क्या है, पोस्टमैन। क्योंकि रेस्ट जब मार्केट में आया तो SoapUI के पास वो फीचर नहीं था, तो पोस्टमैन उस समय मार्केट पकड़ गया और लोग रेस्ट की टेस्टिंग पोस्टमैन से करते गए और वो चलता रहा साथ में। लेकिन SoapUI पे जिन्होंने काम किया था, जैसे रेस्ट आया, हैंडी होता है ना किसी टूल, बट दोनों ही आसान है, दिमाग तो लगाना नहीं है, तो दोनों ही आसान थे, तो ये भी। तो दूसरा पॉपुलर टूल क्या है, पोस्टमैन। तीसरा सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा है और नाम जानते हो। तो आज के डेट में कम से कम नहीं तो 50 प्लगइन्स ऐसे ब्राउज़र के हैं, रेस्ट क्लाइंट वगैरह ऐसे करके प्लगइन्स आते हैं, जो कि मोजिला फायरफॉक्स को इंस्टॉल कर लो, API टेस्ट कर लो। 50 से ज़्यादा फ्री ओपन सोर्स प्लगइन्स हैं और 50+ टूल्स हैं, जैसे फिडलर का नाम सुना होगा, JMeter का नाम सुना होगा आप, स्वैगर बहुत लेटेस्ट चल रहा है इस टाइम पे, बहुत तेज़ी से मार्केट पकड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो मार्केट में API टेस्टिंग में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आपका फ़ायदा किस टूल से है, क्या करना है आपको और क्यों यूज़ करना है। स्वैगर और JMeter ये मैनुअल का दोनों करेंगे, इन सब में भी सब कर सकते हो। तो मैनुअल के लिए SoapUI भी यूज़ करते हैं और पोस्टमैन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैनुअल और मैनुअल टेस्टिंग के लिए, दोनों ही। लेकिन दोनों ही टूल से और JMeter में भी मैनुअली कर सकते हैं। अगर सब में मैनुअल का कॉन्सेप्ट, जो भी ऑटोमेशन टूल है उसमें मैनुअली जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे टूल से आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, बट कुछ है कि SoapUI का जो फ्री वर्जन है ओपन सोर्स, उसमें सिर्फ आप मैनुअल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्रूवी बहुत अच्छे से आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी ग्रूवी की पावर चाहिए, फिर प्रोग्राम बना के करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी आप ऑटोमेशन कर सकते हो। दूसरा, SoapUI को मतलब ऑटोमेशन को फ्रेंडली बनाने के लिए SoapUI ने पहले निकाला था SoapUI Pro करके, जो स्पेशली था ऑटोमेशन के लिए। तो अगर आपने प्रो का लाइसेंस खरीदोगे तो आप मैनुअल भी कर पाओगे और ऑटोमेशन भी कर पाओगे। बाद में इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, रेडी API। तो आज रेडी API के नाम से ये जाना जाता है और काफ़ी महंगा हो गया है, अराउंड 800, मतलब अगर बल्क में 200-300 लाइसेंस लेते तो अराउंड $800 है पर ईयर कॉस्ट, नहीं तो वैसे $1000 कॉस्ट है इसकी। और मान लो कंसल्टिंग कंपनीज है आपकी, इन्फोसिस वगैरह, तो वो अगर हज़ारों में ले रखे हैं तो उनको 500 में पड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितने लाइसेंसेज आप यूज़ करते हो, तो बार्गेनिंग हो जाती है। सिमिलर मैंने पोस्टमैन में भी ओपन सोर्स और पेड वर्जन है। तो पेड वर्जन में आप ऑटोमेशन कर सकते हो, फ्री वाले में सिर्फ मैनुअल कर सकते हो। सिमिलर मैनर JMeter जो है दोनों चारों तरफ से फ्री है। तो इसका फायदा क्या है JMeter का यूज करना। JMeter को सबको लगता था कि JMeter से परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि JMeter से अच्छा टूल ही नहीं है ये रजनीकांत है। इससे आप फ्रंट एंड ऑटोमेशन कर सकते हो, बैक एंड ऑटोमेशन भी कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी कर सकते हो। बट कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से ये मार्केट में नहीं रह पाया, लेकिन आज भी परफॉर्मेंस में यूज़ होता है। लोड रनर के बाद इसका नाम आता है।
ठीक है। तो JMeter जो है वो अच्छा टूल है, इससे भी हम API की टेस्टिंग फ्री में कर सकते हैं, इवन हम मैनेजमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, साथ के साथ ये फंक्शनल टेस्टिंग भी कर सकता है, API की भी टेस्टिंग कर सकता है, और साथ साथ API की लोड टेस्टिंग भी कर सकता है। इससे अच्छा रिलायबल फ्री टूल नहीं मिलेगा मार्केट में, फिर भी बात अपनी है। और आजकल एक लेटेस्ट टूल चल रहा है जो कि मेरा मनपसंद है, नाम है, बता दो। तो गैटलिंग एक टूल है जो स्पेशली API टेस्टिंग के लिए डिजाइन हुआ और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। तो सबसे इसका प्राइमरी टास्क ही जैसे JMeter है वैसे ही काम करता है, लेकिन इसके पास UI नहीं है। हर टूल के पास UI, जैसे सेलेनियम के पास UI नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है सेलेनियम में काम करना, और इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि आजकल लोगों को सीधे लोग पसंद कहाँ है, तो सीधे चीज़ें किसी को नहीं चाहिए, टेढ़ी है तो ठीक है। तो वही प्रॉब्लम है कि सेलेनियम आसान नहीं था, इस वजह से पॉपुलर है। तो गैटलिंग आसान नहीं है, और ये मार्केट बहुत तेजी से पकड़ रहा है, ये भी ओपन सोर्स है। तो गैटलिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग और API टेस्टिंग बहुत अच्छे से की जाती है, और ये लेटेस्ट लैंग्वेज बेस्ड है। इस लैंग्वेज यूज करती है स्काला, नाम सुना, यूज करता है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि स्काला, जावा में अगर 200 लाइन का कोड लिखना है तो पाइथन में उसको 20 लाइन में कन्वर्ट कर सकता है, और स्काला में 10 लाइन। मतलब बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं इसकी, सिर्फ यूज करना, इतना पावरफुल है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात किए। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी इतने सारे टूल से हम ऑटोमेशन तो कर ही सकते हैं, साथ में अब ऑटोमेशन की दुनिया में आजकल हर जगह ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन के साथ साथ हर जगह BDD और TDD पीछा छोड़ ही नहीं रहे। एजाइल में काम करो तो BDD चाहिए अपने को। अब BDD चाहिए तो फ्रंट एंड में BDD में कौन सा फेमस है, सबसे पॉपुलर टूल कुकुम्बर। तो कुकुम्बर पीछा नहीं छोड़ा, और यहाँ भी कुकुम्बर है हमारे पास, तो कुकुम्बर तो चाहिए ही चाहिए। अब कुकुम्बर में अगर आप ऑटोमेशन करते हो API की, तब भी आप कर सकते हो, बट बैकग्राउंड में आपको कोई ना कोई, जैसे सेलेनियम की लाइब्रेरी चाहिए, वैसे API की कोई लाइब्रेरी चाहिए। तो API की इसमें लाइब्रेरी आप चाहे रेस्ट एश्योर्ड यूज कर सकते हो, या फिर आप रेस्ट क्लाइंट यूज कर सकते हो, या फिर आप HTTP क्लाइंट यूज कर सकते हो। बहुत सारी APIs बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब कुकुम्बर की जब डिमांड बढ़ी मार्केट में कि फ्रंट एंड ऑटोमेशन इसी में हो रहा है, तो लोग चाहते हैं ना कि भाई सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे API भी ऑटोमेट कर लो। तो सेम पैटर्न में लोग कुकुम्बर में API भी ऑटोमेशन स्टार्ट कर दिए, जिसके बैकग्राउंड में लाइब्रेरी रेस्ट एश्योर्ड यूज करने लगे, रेस्ट क्लाइंट या HTTP क्लाइंट। बट रेस्ट एश्योर्ड भी अपने आप में एक लाइब्रेरी है, BDD बेस्ड फ्रेमवर्क है। अगर आपको अकेला रेस्ट एश्योर्ड पता है, तब भी आप BDD बेस्ड गिवन व्हेन देन के फॉर्मेट में भी रेस्ट एश्योर्ड में ऑटोमेशन कर सकते हैं, आपको कुकुम्बर नहीं चाहिए। बट इसको यूज आप कुकुम्बर के साथ भी कर सकते। तो रेस्ट एश्योर्ड बना बनाया एक फ्रेमवर्क जैसे होता है, जैसे कुकुम्बर फ्रंट एंड के लिए बनी बनाई चीजें हमें दी हुई हैं, टेस्ट एनजी बनी बनाई चीजें दी हुई, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो टेस्ट एनजी और कुकुम्बर डायरेक्ट जो फ्रंट एंड के लिए यूज करके फंक्शंस हम सेलेनियम के कॉल करते हैं, उनकी जगह पे फंक्शंस हम रेस्ट एश्योर्ड या रेस्ट क्लाइंट के कॉल कर लें, तो वही ऑटोमेशन हमारा कुकुम्बर में हो जाएगा, API भी ऑटोमेट हो जाएगी। क्लियर। तो इसलिए नॉर्मल फ्रेमवर्क जो वेब में यूज होता है, सेम आर्किटेक्चर हम API यूज में भी कर सकते हैं, सिर्फ 2 एडिशनल फंक्शन, मतलब एक पोस्ट करेगा, एक रिस्पॉन्स ला के रिस्पॉन्स को पास करके एक्सपेक्टेड से मैच कराना है। तो 3-4 फंक्शन लिख के हम वही सी फ्रेमवर्क में API भी ऑटोमेट कर सकते हैं, सिमिलर रिपोर्ट सेम डेटा यूज कर, सेम कॉन्सेप्ट। तो मतलब आगे चल के हमें एक ही फ्रेमवर्क में ये दोनों कैपेबिलिटी मिल जाएगी, तो लोग प्रेफर करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज। तो इसलिए कुकुम्बर को भी लोग एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुकुम्बर में ही हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करके ऑटोमेशन फ्रंट एंड और API दोनों कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है, BDD की। तो BDD बेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन था तो कुकुम्बर,
तो इसलिए मार्केट में अब बीडीडी बेस्ड ऑटोमेशन के लिए सबसे लेटेस्ट और धमाकेदार टूल यूज हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ कराटे। तो आज के डेट में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से, अगर आपको बीडीडी में ऑटोमेशन चाहिए और क्विक ऑटोमेशन चाहिए, यूजर फ्रेंडली ऑटोमेशन चाहिए, कोड नहीं लिखना है आपको, क्योंकि रेस एश्योर्ड में आपको कोड लिखना पड़ेगा, कुकुम्बर में आपको कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन कराटे फ्रेमवर्क अगर आप यूज करोगे तो ना तो आपको कोड लिखने की जरूरत है और ना ही आपको फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, सब कुछ बना बनाया है इसमें। सिर्फ आपको बीडीडी फॉर्मेट में करके लिखना है, डन। ठीक है, तो मैंने लास्ट 6 मंथ बैक ये फ्रेमवर्क अपनी कंपनी में प्रपोज किया और रेडी एपीआई के 200 लाइसेंसेस रिमूव करवा दिया दिसंबर में। तो हमारी कंपनी में अब सिर्फ और सिर्फ एपीआई टेस्टिंग ही यही फ्रेमवर्क चलेगा फ्यूचर में, सारा धीरे धीरे बंद। जिसको पता ही नहीं वो फेमस कहाँ करेगा। बात देखो जानने वाली है, आपको इसकी कैपेबिलिटी के बारे में पता चला, इवन अभी नहीं, जब आप मैं इसको पढ़ाऊंगा फिर आप फील करोगे कि यार क्यों नहीं। जब आपको लगेगा कि फर्स्ट डे में हमने 500 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिया इसमें, तो आपको फील आएगा ना कि क्यों नहीं करे। फिर आप जाओगे 2 लोगों को बताओगे ये लो ऐसे हो गया, किसी को ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है। तो पॉपुलैरिटी कैसे होती है। अब जो चीज़ अच्छा होता है ना उसकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं होती। एप्पल का कहीं एडवर्टीजमेंट देखते हो, दिख रहा है तो दिखेगा ही, उसको एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए। ओप्पो को चाहिए, वीवो को चाहिए, हर जगह बोर्ड लगा मिलेगा। तो जिसके पास कैपेबिलिटी है उसको सिर्फ जानने की जरूरत है, अगर आप समझ लिए जान गए तो पॉपुलर हो जाएगा, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। अब मिक्स में भी वही बात है कि जितने भी ऑटोमेशन के टूल हैं सिवाय रेस्ट एश्योर्ड क्लाइंट और एचटीटीपी क्लाइंट, इनको छोड़ो तो, क्योंकि ये सारी एपीआई है, बाकी सारे टूल मैनुअल ऑटोमेशन सब कर सकते हैं। डन। और हमारा फोकस अब कहाँ पे शुरू होगा, तो आपको, क्योंकि ये जो बैच होगी, ये जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है मैनुअल प्लस ऑटोमेशन है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने % आपको मैनुअल चाहिए, कितने % ऑटोमेशन चाहिए, क्योंकि टाइम हम अपने पास लिमिटेड है। रेशियो क्या रखना चाहते हो, ये तो रेस्ट सोप है ना। अगर ऐसा आपको रखना है तो हम मैनुअल टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, हम सीधे ऑटोमेशन में फोकस रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप पे, तो आप जैसे बोलोगे मैं उसी हिसाब से चलूँगा। कि जैसे कल की क्लास पूरी की पूरी हुई तो वो सारा सॉप पे चला, मैनुअल हुआ, तो लेकिन मैनुअल अगर आपको आएगा ही नहीं तो ऑटोमेट कहाँ से कर पाओगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ फेल होगी तो मैनुअली जाके करना तो पड़ेगा ना। तो जितना कल मैनुअल में हुआ उतना सफिशिएंट है कि और चाहिए मैनुअल में, लेकिन वो एक टूल के साथ आपने किया। तो ठीक है, तो मेनली हमारा फोकस किस पे होगा, ऑटोमेशन में। तो ऑटोमेशन सीखते सीखते मैनुअली भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर फेल होगा तो एनालाइज कैसे करेंगे। और सम टाइम मैनुअली करने में कोई डिफेक्ट है तो फटाफट हम चेक कर लें, मैनुअली तो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन कि हम ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट चला के फिर चेक करें। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ ये भी आपको बता दूँ। तो सॉप यूआई और पोस्टमैन एज ए मैनुअल टेस्टिंग के लिए यूज़ करूँगा। अब रेडी एपीआई, अगर आपके यहाँ किसी की कंपनी में लाइसेंस है रेडी एपीआई का, अगर है तो रेडी एपीआई पढ़ाऊँ, नहीं तो सॉप यूआई को थोड़ा अच्छे से पढ़ा के छोड़ दूँ, क्योंकि रेडी एपीआई हमारे पास भी नहीं है, लाइसेंस्ड है। तो इसका 14 दिन का ट्रायल मिलता है, 14 दिन की 30 दिन का संदेश, 14 दिन, 14-15 दिन का है। तो मतलब आज इंस्टॉल करूंगा तो एक वीकेंड में हमें पढ़ाना पड़ेगा इसको। तो रेडी एपीआई सिमिलर टू द सॉप यूआई, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये, सिर्फ इसमें पैरामीटराइजेशन वगैरह करने के लिए कैपेबिलिटी ज़्यादा है और कुछ नहीं। रेस्ट जो है वो पूरा का पूरा एपीआई है, उस पर फोकस ज़्यादा करना होगा अपने। तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में मार्केट में जो पॉपुलर है ऑटोमेशन के हिसाब से, ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल जो है वो एपीआई ऑटोमेशन के लिए रेडी एपीआई और रेस्ट एश्योर्ड है। तो अगर आप पेड टूल में जाते हो तो रेडी एपीआई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, किसी का लाइसेंस लेके लोग ऑटोमेट कर लेते हैं। और अगर ओपन सोर्स में जाओगे तो रेस्ट एश्योर्ड सबसे ज़्यादा यूज है।
और अगर आप बहुत बड़े डेवलपर हो, जावा बहुत अच्छे से आपको आती है, आप कस्टमाइज फ्रेमवर्क बनाना चाहते हो, तो यू कैन गो विद दीज लाइब्रेरीज। और अगर आप स्मार्ट हो तो आप ये यूज करें। ठीक है, तो कराटे इवन मार्केट में 0.5% भी नहीं है। 0.5 मतलब और भी कम हो सकता है। कि 2017 में इसने इंट्रोड्यूस किया कराटे को, इंट्यूट कंपनी है यूएस की। ठीक है, 2017 में, जस्ट 2 ईयर बैक, अब 3 साल बोल सकते हैं, लेकिन मिड में यूज हुआ था। तो 2.5 साल पहले आया तो भी लोग नाम कहाँ से जानेंगे। तो इसलिए पता नहीं है लोगों को, लेकिन जिसने यूज करना शुरू कर दिया है वो शुरू हो चुका है। मुझे भी इसका नाम नहीं पता था। मैं ऐसे R&D कर रहा था मल्टीपल फ्रेमवर्क्स पे, POC बना रहा था कि कौन सा टूल यूज़ करूँ, कौन सा यूज़ करूँ। अचानक से नाम दिखा मुझे, कैची सा नाम भी इसका है। तो मैंने कहा देख ही लेता हूँ ये है क्या, सबका नाम सुना है, सबके बारे में जानता था, ये मुझे कुछ नया सा लगा। तो मैंने उठा के जब इसका सेटअप किया और देखा, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया कि ये बहुत ही आसान है। फिर इसके पूरा प्रोज एंड कॉन्स तो सारा डिटेल में गया, सारी कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट की, फिर लगा कि अच्छा है। इवन आपको भी फील आएगा। डन यहाँ तक। तो चलो अब हम मूव करते हैं इन दोनों स्पेसिफिक और टूल्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉप की बात करता हूँ। तो सॉप सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये रूल बेस्ड है। तो सॉप के साथ साथ आपका एक टर्म यूज होता है UDDI। लोग इंटरव्यू में पूछते हैं UDDI क्या होता है। मुझे भी ज़्यादा याद नहीं इसका नाम, क्योंकि बहुत दिन हो गया यूज़ किए।